तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना जरूरी है, बिकॉज पता होना चाहिए ना कहाँ पर है। तो 2 टाइम मेंस, 1 टाइम इंटरव्यू, फिर CAPF क्लियर, फिर स्टेट PSC में वेस्ट बंगाल का मीन्स, बिहार PSC में उसका मीन्स 2 बार हुआ इंटरव्यू। देन फिर सिंस कॉलेज टाइम से 4 इयर्स लगभग 11-12 के बच्चों को मैंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब पढ़ाया। उसके बाद 2 साल तक मैंने फिर इकोनॉमिक अंडर ग्रेजुएट्स के कॉलेज के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री पढ़ाया था। उसके बाद ये हिस्ट्री का मेरा सेकंड बैच होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने 6 स्टूडेंट्स को पढ़ाया था जो कि सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। वो लोग भी नेक्स्ट ईयर ही अटेम्प्ट करने वाले हैं वैसे। तो हम लोग जो मेनली कवर करेंगे हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो मेनली हम लोग जो भी कवर करेंगे हिस्ट्री के अंदर, वो मेरा जो होगा वो कॉन्सेप्ट मेरा कहाँ कहाँ यूज होगा, ठीक है। देखो मेन क्या है ना, नॉलेज गेन करना। हम लोग को मेनली जो नॉलेज गेन करना है यहाँ पे हिस्ट्री का, उनको PhD नहीं करना है, ठीक है। मेनली एग्जाम पर्पस के अकॉर्डिंग हमको यूज करना है, कि जो इन्फॉर्मेशन को हम एग्जाम में यूज कर पाए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। तो जो भी मतलब मेरा खुद का नोट्स बनाया हुआ है और जो ये मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसके अंदर जो मटेरियल्स होगा उस वो मेरा कहाँ कहाँ यूज आएगा। वो सिविल सर्विसेज के प्री में यूज आएगा हमारा, ठीक है। फिर GS1 का जो हमारा पार्ट होता है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है, फिर फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ठीक, वहाँ यूज आएगा, ठीक है। और जिन लोगों का ऑप्शन है उनको ऑप्शनल हिस्ट्री है उनको भी यूज आएगा ही आएगा। उसके बाद स्टेट PSC के अंदर भी यूज आएगा, खैर जो अलग बात है, ठीक है। तो मेनली जब हिस्ट्री का बात करते हैं हम लोग, तो मेनली क्या होता है, हिस्ट्री अगर देखा जाए तो 4 पार्ट में है। तो सिविल सर्विसेज के अंदर जो हमको हिस्ट्री पढ़ना है ना, वो टोटल 4 पार्ट में हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। एक है मेरा मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। एक है मेरा क्या मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। एक है मेरा क्या वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है आर्ट एंड कल्चर का क्या होगा, ठीक है। अब आर्ट एंड कल्चर क्या है, कोई अलग टॉपिक नहीं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में आप जब पढ़ोगे तो वो क्या होगा, वो सारा टॉपिक क्या है कि एंशिएंट और मेडिवल से ही लिंकेज है। लेकिन ये है कि थोड़ा आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से थोड़ा हमको मॉन्यूमेंट्स वगैरह का ये चीज हुआ, तो वर्क पेंटिंग ये हुआ, मॉन्यूमेंट्स हुआ, ये सब ज्यादा हमें देखना पड़ता है। लेकिन वो सारे टॉपिक होता है आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो आता है, वो आइदर एंशिएंट से रिलेटेड होता है या मेडिवल से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर को अलग से सब्जेक्ट नहीं है, वो एंशिएंट और मेडिवल का पार्ट ही है। तो क्लियर। तो मेनली हम लोग को ये 5 टॉपिक पे ध्यान देना है हिस्ट्री करते टाइम। ये खैर तो ये 4 तो हम लोग को काम कहाँ पे आएगा, प्री में काम आएगा, ठीक है, और मेंस में काम आएगा। और मेंस के लिए एक्स्ट्रा टॉपिक हम लोग को ऐड हो जाता है क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री का। आई थिंक ये चीज क्लियर है ना। हेलो हेलो। ठीक है चलो। बेसिक मोटिव क्या हुआ, ठीक है। तो मेनली क्या है कि हम अब देखो कोई भी अगर ये कोई भी इंसान अगर ये बोलता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना, तो वो सफिशियंट है, इसके अलावा आपको नोट्स के अलावा कुछ नहीं देखना है, तो वो बेवकूफ बना रहा है, ठीक है ना। बिकॉज कोई लिमिटेशन नहीं, NCERT पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक। एट मैक्सिमम मैं जो बताऊंगा उससे क्या होगा कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनेगा, एक क्रोनोलॉजी बनेगा, चीजों को समझने में हेल्प बनेगा। तो जिससे फायदा क्या होगा कि अगर आप अभी मान लो कि बेसिक बुक पर हिस्ट्री के लिए, ठीक है, अभी आपको पढ़ने में मान लिया जाए कि पूरा कंप्लीट करने में 30 डेज लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि आपने उस चीज को समझ लिया है, तो हार्डली 10 डेज में आप इजिली कवर कर पाओगे, ठीक। तो उससे फायदा क्या होगा कि NCERT या फिर जो अदर हिस्ट्री का बुक है जो आप पढ़ोगे फिर बाद में, कंपलसरी पढ़ना, तो उससे फायदा ये होगा ना कि वो बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा एज कम्पेयर टू अभी जब पढ़ोगे, ठीक है। तब क्या होता है हिस्ट्री के अंदर, क्या होता है जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कभी भी ऐसे डायरेक्टली नहीं आया कि अरे इसने क्या किया था, उसने क्या किया, ठीक ना। तो इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन, ठीक। इंटरप्रेट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि 2000 ईयर नहीं याद है, एक मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया था तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन ये आया था कि हमने क्या पढ़ा है कि बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ठीक। उसके अलावा का जो महाभारत के अंदर हम देखते हैं कि पानीपत में लड़ाई हुआ था महाभारत का, ठीक। तो क्वेश्चन मतलब इतना सारा वॉर जो हिस्ट्री के अंदर जो इतना सारा वॉर हुआ है वो क्यों पानीपत में हुआ है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है तुम्हें, ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा इसका इन्फॉर्मेशन, ठीक। क्लियर है। आज तक तुम लोगों ने भी मतलब कुछ बेसिक बुक पढ़ा होगा हिस्ट्री का, तो कभी तुमने किसी बुक के अंदर ये नोट्स देखा है कि पानीपत में लड़ाई क्यों हुआ था, रीजन देखा है, वाई। हाँ लड़ाई हुआ था ये हमने पढ़ा है कि हाँ पानीपत 1 हुआ था, 2 हुआ था, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन पानीपत में ही क्यों हुआ था ये नहीं पता हम लोगों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या है कि आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, क्या कि सबसे पहले तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए इंडिया के ज्योग्राफी का, ठीक है, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री का, ठीक। उसके बाद जो पासेस था उसका, ठीक है। तो मेनली क्या है कि हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है ना, वो क्या होता है इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो जमाना अब गया कि एक डायरेक्टली क्वेश्चन उन्होंने पूछा, उसका आंसर लिखो कि इसने क्या किया, उसने क्या किया। अब क्या होता है इन्फॉर्मेशन को आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप हिस्ट्री को सभी साइड से देखो, ठीक है। हिस्ट्री को समझने का टोटल 8 तरीका होता है। अगर आपने एक मैंने इंट्रोडक्शन क्लास बनाया था लास्ट क्लासेस के अंदर, ठीक है, लास्ट बैच के अंदर, तो उसमें क्या था,
जो होता है सब्जेक्ट, उसको समझने का या देखने का 8 तरीका होता है, ठीक ना। एग्जाम्पल ले लिया जाए, कोई इंसिडेंट है, ठीक। उसमें से एक तरीका क्या है कि जैसे मान लो एक इंसिडेंट हुआ क्या कि न्यूज चैनल वाले से क्या होता है कि मान लो कि एक इंसिडेंट क्या हुआ कि चाइना के, मान लो चाइनीज आर्मी ने इंडियन बॉर्डर में घुस गया, ठीक है, क्लियर। एक एंगल से अगर आप इस पर्टिकुलर न्यूज को, बॉर्डर के अंदर घुस गया, ठीक है, क्लियर। अब इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? एक तरीका तो क्या है कि आप बोलो कि चाइना वाला इंडिया में घुस गया, ठीक है, इसका मतलब कि आप सारा का सारा ब्लेम चाइना पे डालो, एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है कि आप दूसरे साइड से भी इसको क्या देख सकते हो, क्या नहीं, कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था उसमें फेल हुआ, आप कहीं ना कहीं शिफ्ट हमारे खुद के डिफेंस स्ट्रेटजी पे कर शिफ्ट कर दो या चाइना वाले पे कर दो, तो ये दो तरीका हुआ, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा तरीका निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, हिस्ट्री को देखने का 8 तरीका होता है, ठीक। उस सारे तरीके में से एक तरीका क्या है हमारा, कॉम्युनिज्म का, मतलब क्या आप उसको हिस्ट्री को रिलीजन के हिसाब से देखना स्टार्ट कर दो कि अरे ये रूलर ये था, ये रूलर ये था, ये रूलर ये था, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली क्या, उसके अलावा 7 और तरीका होता है, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ठीक। जैसे क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली हिस्ट्री करते टाइम क्या देखते हैं, अरे मुगल पीरियड में देखते हैं, ठीक ना, फिर क्या देखते हैं, मराठा पीरियड देखते हैं, ठीक। तो मेनली क्या होता है, जो कुछ 8 तरीका में से एक तरीका मेरा क्या होता है, कम्युनिज्म का, ठीक है, मतलब रीजन के हिसाब से देखो। तो मेनली क्या होता है कि मुगल रूल जो होता है हम उसको कहीं ना कहीं मुस्लिम रूल करके देखते हैं, और मराठा लोग कहीं ना कहीं हिंदू रूल करके देखते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर लोग इसी पे फोकस करते हैं, लेकिन एक चीज सोच, जब हिस्ट्री पढ़ा होगा तो एक चीज देखना वहां पे क्या कि चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे पीजेंट्स हो, नॉर्मल वर्कर हो, ठीक, हाई टैक्सेस इसको भी पे करना पड़ता था, चाहे वो मुगल के अंदर में हो, जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, किसान थे, उनको भी हाई टैक्सेस पे करना पड़ता था इनके अंदर, रिलीजन का या कोई भी कास्ट का, कोई भी रूलर बैठ जाए, ठीक है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो फार्मर्स होते थे, जो नॉर्मल मजदूर होते थे, जो एग्रीकल्चर लेबर होते थे, उनके सिचुएशन में कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक है, क्लियर है। वो यहाँ पर भी पीड़ित थे, सफर कर रहे थे, वो यहाँ पर भी सफर कर रहे थे। हाई टैक्सेशन का बर्डन इनको यहाँ पर भी मिल रहा था, अंडर मुगल भी, अंडर मराठा भी इनको हाई टैक्सेस का बर्डन पड़ रहा था, क्लियर है। तो ये एक दूसरा तरीका है हिस्ट्री देखने का। जहाँ पे हम लोग फार्मर्स हुआ तो लोग मतलब हर सेक्शन वाइज देखते हैं कि हर पे क्या असर हुआ, क्या असर हुआ, ठीक है, क्लियर। तो एक तरीका हुआ, तो इसलिए क्या है कि हर चीजों को हम लोग हर अंडरस्टैंड मतलब हर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से हम लोग देखेंगे समझेंगे, जिससे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो हम लोग अच्छे से इंटरप्रेट करके उसको अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। उसके बाद है क्या, जुगाड़। दूसरा बात क्या होता है कि आप कितना भी कुछ पढ़ लो, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको उस नॉलेज का इंप्लीमेंट नहीं कर पाओ एग्जाम के अंदर, तो फिर मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम लोग ये देखेंगे कि हिस्ट्री का जो एमसीक्यू होता है उसको कैसे अटेम्प्ट किया जा सके, जो क्वेश्चंस होता है हिस्ट्री का, ठीक है, मेंस के अंदर उसको कैसे अटेम्प्ट किया जा सके। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, कॉमन एग्जांपल देता हूँ क्या, अगर आप हिस्ट्री के अंदर जैसे ये लिख रहे हो, ठीक है, कि इंडस मतलब हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो हमारा बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर टाउन प्लानिंग था, ये था वो था, ठीक है। अगर मान लो किसी ने ये लिखा कि इंडस इंडस वैली के अंदर में टाउन प्लानिंग था, हमारा वाटर रिसोर्सेज था, ये था वो था, ठीक है, ये एक बच्चा हो गया। सेकंड बच्चा क्या, अगर वो लिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एपिग्राफिकल सोर्स, मतलब वहां पर जो सोर्सेज मिला है या फिर जो एविडेंस मिला है या फिर किसी ने कोई बुक लिखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमको ये समझ में आता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन था, क्योंकि वहां पे ये सब का रिमेन्स मिला है, ठीक। तो मतलब क्या हुआ, इस बच्चे ने क्या किया कि सोर्सेस को कोड किया, ठीक है, लेकिन इसने सोर्सेस कोड नहीं किया है। तो नेचुरल सा बात क्या है कि एग्जामिनर के मतलब माइंडसेट से इस बच्चे को ज्यादा नंबर वो देगा, बिकॉज इसने सोर्स के साथ बात कहा है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो मतलब क्या कि हिस्ट्री का आंसर लिखते टाइम सोर्स को अगर कोड करते हो तो बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन मिलता है मार्क्स का, ठीक है। तो ऐसा और भी चीज देखेंगे हम लोग बाद में। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन? हेलो? ठीक है, तो आगे बात करते हैं। हम्म। रुक जाओ, पहले तो रिकॉर्ड करके सबको मिल जाए। सब तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और कुछ लोग तो करवा चौथ में बिजी है आज, इसलिए वह तो मतलब मोर देन 10 बच्चों ने बोला था खुद से। और ये आज से नहीं, मतलब जब बैच कंप्लीट हुआ था तो बैच के मिडिल में भी बहुत लोग आए थे, उन्होंने बोला था कि आप स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट। छोड़ो जो भी है। एंशिएंट इंडिया। तो अब क्या कि हमने ये देखा क्या कि हम लोग हिस्ट्री को ओवरऑल अप्रोच हमारा क्या होगा हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री का ओवरऑल अप्रोच क्या होगा, मेडिवल का, मॉडर्न का, सबका हमने देखा, ठीक। अब देखते हैं क्या सिलेबस थोड़ा डिटेल के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एंशिएंट, मान लो कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन, अगर कोई भी सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक ना, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो मेन होता है क्या, हिस्ट्री का कोई एंड नहीं है, ठीक है। देखने में लगता है कि अरे ये तो इतना इंसिडेंट है, लेकिन उसका डिटेल में, ये मतलब उसका माइन्यूट डिटेल में अंदर जाने का कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है। वो राजा क्या पहनता था, क्या मतलब वो करता था, क्या खाता था, किससे बात करता था, मतलब कोई एंडिंग नहीं है, ठीक है इसका।
लेकिन क्या है कि हमारे पास सोर्सेज मतलब टाइम लिमिट है, एनर्जी लिमिटेड है, ठीक। इसलिए क्या होगा कि सबसे अच्छा मतलब यूपीएससी क्या पूछेगा किसी को नहीं पता, ठीक है। यूपीएससी क्या पूछेगा किसी को नहीं पता, फ्रैंकली मुझे भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि पास्ट ईयर के अंदर उन्होंने क्या पूछा है, ठीक है। उससे हम एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या पूछ सकता है और क्या नहीं पूछ सकता है, ठीक। और फिर उसी के आसपास अपना प्रिपरेशन को रखेंगे। देखो मिली तो ये भी बोल सकते हैं कि भैया ऐसा तो जरूरी नहीं कि दोबारा वही पूछे, ठीक है। लेकिन बीटिंग द बुश करने से पहले, इधर उधर हाथ पांव मारने से पहले आप ये तो रखो, अगर मान लो कि आप एक राजा हो, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हो कि नहीं नहीं मतलब मैं और सारा जगह जीत जाऊं, तो भैया आप अगर आसपास के एरिया को जीतना चाहते हो तो सबसे पहले ये तो इंश्योर करो कि जब आप आसपास के एरिया को जीतने जा रहे हो तो आपका खुद का एरिया कोई और ना आगे जीत ले। मतलब क्या कि जो कोर आपका एरिया है उसको तो आप पहले मजबूत कर लो, उसके बाद आसपास के एरिया में आप हाथ पांव मारना, ठीक है। क्लियर। मतलब वही बात है, जो बेसिक आपका स्ट्रक्चर हिस्ट्री का जो बेसिक कोर इशू है या फिर कोर टॉपिक, उसको आप कंप्लीट कर लो। उसके बाद जो बीटिंग द बुश होता है या फिर आसपास के एरिया में हाथ मारने वाला या फिर एक्स्ट्रा ये भी कवर कर लूँ वो भी कवर कर लूँ, वो आप बाद में करना, लेकिन आप पहले बेसिक कवर कर लो, ठीक है। तो बेसिक क्या होगा क्या नहीं होगा उसका आइडिया हमें कहाँ से मिलेगा, पास्ट ईयर के पेपर से। हम लोग पास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, हर जैसे एंशंट स्टार्ट करेंगे जब हम लोग, तो उससे पहले एंशंट हिस्ट्री के अंदर पास्ट ईयर के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आए वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेडिवल स्टार्ट करेंगे तो सेम चीज करेंगे, पास्ट ईयर का पेपर पहले, फिर मॉडर्न करेंगे तो वहाँ पहले, वर्ल्ड करेंगे तो वो पहले, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमारे माइंड के अंदर क्लियर हो जाएगा क्या कि हमें किसी टॉपिक को क्या पढ़ना है, कितना लिमिट तक पढ़ना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे दिया जाए, अगर मान लो कि पास्ट ईयर का पेपर तुमने नहीं देखा, ठीक, और तुमने स्टार्ट कर दिया क्या मेडिवल पढ़ना, ठीक है। क्लियर। अब मेडिवल के अंदर तुम क्या पढ़ रहे हो, अरे राजपूत के अंदर क्या था, ये चौहान राजपूत था, ये राजपूत था, मारवा का ये था, ठीक है। ठीक है। उसके बाद तुमने मान लो दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हो, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का तुम पढ़ रहे हो एग्जाम्पल, हाँ तो इसने ये किया, उसने वो किया, उस पर आक्रमण किया, इस पे आक्रमण किया, इस पे अटैक किया, ठीक है। इसका गवर्नर जनरल ये था, ये नाम था, तुम ये सब पूरा भरपूर नोट्स बना रही हो, ठीक। लेकिन जो पास्ट 20 ईयर्स के अंदर या फिर पास्ट 10 ईयर्स के अंदर क्वेश्चन आया है जो यूपीएससी पूछता है, वो क्या पूछता है, वो कुछ नहीं पूछता है। वो क्या पूछेगा कि भैया बताओ अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका मार्केट रिफॉर्म क्या था, ठीक ना। उसने कैसे प्राइस को कंट्रोल किया था, उसका पीडीएस जो था फूड का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो कैसा था, ठीक। तो मेनली क्या है, उसे काम के ऊपर फोकस कर रहा है, काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, और तुम यहाँ पे क्या उसके नाम के पीछे पड़े हो, ठीक है। ये समझ में आया? अगर यही यही चीज अगर मान लो तुमने पहले देख लिया होता है मतलब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने से पहले अगर तुमने देख लिया होता पास्ट का क्वेश्चन, तो क्या होता, तुम्हारा एनर्जी और टाइम दोनों बचता। तुम माइंड में क्लियर होता है ना कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है उसका काम, ठीक है, उसका पॉलिसी हो गया, उसका काम हो गया, तो नेचुरल से बात तुम इसके ऊपर ज्यादा फोकस करती है एज कम्पेयर टू इसके ऊपर। समझ में आया पास्ट क्वेश्चन देखने का फायदा, मतलब मोटिव। क्लियर है ये चीज? हेलो। ठीक है। अरे तुम्हें तो क्लियर हो ही जाएगा, वो तो पहली बार आया ना, तो उनको भी बोलने का मौका दे दो। तुमने तो पूरा इकोनॉमिक्स का क्लास किया था। नहीं नहीं, मजाक कर रहा था, बोलो हाँ। देखो, वैसे एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या टॉपिक होगा, तो पास्ट का पेपर से हम लोग आइडिया लेंगे पहले, ठीक है, कि किस लिमिट तक हमको पढ़ना है किस टॉपिक को। फिर से सबसे पहले बात क्या, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन का सोर्सेज क्या है। भैया हम जो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, तो उस समय सीसीटीवी कैमरा तो था नहीं कि भैया सब कुछ रिकॉर्ड हुआ हमने ऑन करके देख लिया, अभी ऐसा तो था नहीं। या फिर तो हमारा सोर्सेज क्या है, ठीक है। तो क्या क्या सोर्सेज है वो हम लोग देखेंगे, ठीक। तो उसका फायदा क्या है, सोर्सेज क्या है हमारा, क्या व्हाट्सएप मैसेज सोर्सेज है हमारा, नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या क्या सोर्सेज है वो देखेंगे, ठीक। उसका फायदा क्या है कि एग्जाम के अंदर आप लिखते टाइम सोर्स को कोड करते हो ना, तो आपका वैल्यू एडिशन बढ़ जाता है मार्क्स का, ठीक। तो देखेंगे हिस्ट्री का सोर्सेज क्या क्या है, उसके अंदर क्या देखेंगे कि जो अर्ली सिविलाइजेशन हमारा हुआ था, ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम, जिसके अंदर हमारा क्या आता है, पैलियोलिथिक आ जाता है, ठीक है। फिर मेसोलिथिक आएगा, फिर नियोलिथिक आएगा, ठीक है, फिर चारकोलिथिक एज आएगा, ठीक है, कि उसके अंदर क्या था नहीं था, ठीक है, उसका क्या प्लानिंग था नहीं था, सब कुछ कैसे उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, सब कुछ यहाँ देख लेंगे। फिर आर्यंस जो आए थे उनका इन्वेजन या फिर उनका जो थ्योरी है वो सब हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर ऋग्वेदा, ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर में क्या सोसाइटी का कंडीशन था। देखो जब भी हिस्ट्री के अंदर क्या होता है ना, किसी भी किंग के बारे में पढ़ेंगे ना, किसी भी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे या फिर किसी टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हमारा जो फोकस होगा ना वो किसके किसके ऊपर होना चाहिए, पहला पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा था, मतलब क्या क्या वो सेंट्रलाइज था, वो डिसेंट्रलाइज था। जैसे एग्जांपल मौर्य का हो गया, ठीक है। तो अगर मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड देख लिया जाए तो उसमें क्या था, हाईली सेंट्रलाइज था, ठीक। वहीं अगर चोला का टाइम पीरियड देख लिया जाए तो उसमें क्या था, डिसेंट्रलाइज था, ठीक है। तो कोई भी अगर मान लो हिस्ट्री का टाइम फ्रेम देख रहे हैं या फिर किंग देख रहे हैं, डायनेस्टी देख रहे हैं ना, तो हम क्या क्या पे हम फोकस करेंगे, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, मतलब टैक्सेशन कैसा था फार्मर्स के ऊपर, किन किन को टैक्स पे करना पड़ता था, क्या क्या नाम था टैक्सेस का, वो सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। और इंडस्ट्री को प्रमोट किया नहीं किया, किस टाइप का इंडस्ट्री को प्रमोट किया, क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज था उनके टाइम में, ठीक है। देन सोशल कंडीशन कैसा था, ठीक। तो मतलब सोसाइटी के अंदर लोग कैसे थे, मतलब कितने कितने पार्ट में सोसाइटी डिवाइडेड था, ठीक है। क्लियर।
फिर देखेंगे क्या कि स्टेटस ऑफ वुमेन, वैसे तो सोसाइटी के अंदर ये चीज आ जाएगा, तो वाइड में हम समझ सकते हैं क्या कि वुमेन का कंडीशन कैसा था, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा था, इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसा था, क्लियर है। तो सेम चीज हम यहाँ पर देखेंगे क्या, ऋग्वैदिक पीरियड है, तो ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर में सोसाइटी कैसा था, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, वो देखेंगे हम लोग, ठीक। सेम चीज यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग क्या कि लेटर वैदिक पीरियड के अंदर सोसाइटी कैसा था, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, अर्ली स्टेट्स वाला, मतलब क्या कि महाजनपदार वाला पीरियड, ठीक है, जनपदास महाजनपदार वाला पीरियड, सेम चीज यहाँ पर भी हम लोग अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। ये जो स्ट्रेटजी है ना, अगर मान लो मेंस के अंदर किसी के ऊपर आंसर लिखना भी हो ना, तो सेम चीज क्या, चाहे सतवाना के ऊपर आ जाए, चाहे विजयनगर एम्पायर के ऊपर आ जाए, चाहे मराठा के ऊपर आ जाए, चाहे मुगल के ऊपर आ जाए, ठीक है। आंसर का जो फॉर्मेट हमारा ये होगा क्या, पहले पॉलिटिकल बता दो, फिर इकोनॉमिक बता दो, फिर सोशल बता दो, फिर अगर और एलिमेंट करना तो आर्ट एंड कल्चर बता दो, और इसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है, ये चीज क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, अर्ली स्टेट जो फॉर्म हुआ था, जनपदास महाजनपदास, ठीक। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इंडियन फिलोसफी, कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, लाइक एग्जांपल जो हमारा इंडिया के अंदर जो फिलोसफी सिस्टम था, मतलब दो था, ठीक है। एक जो ग्रुप था फिलोसफी का, उसका ये कहना था नहीं भैया, जो हम कर्मा करते हैं ना, तो वो लोग कर्मा को मानते थे, मतलब क्या कि भैया आप जो काम या फिर आफ्टर डेथ आपका सब कुछ डिसाइड होगा, ठीक, लोग कर्मा को मानते थे। दूसरा जो ग्रुप था उसका ये कहना था भैया जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो जिंदगी है ठीक है, इसी में करो, बाकी सब उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मेटेरियलिस्टिक थॉट्स, ठीक है। तो दो मिली था, एक इसको बोलते थे क्या फिलोसफी कल, या फिर जो कर्मा को मानता था, एक कर्मा को नहीं मानता था, क्लियर है। उसके बाद में देखेंगे जैनिज्म, हर ईयर क्वेश्चन आ जाता है। फिर वो देखेंगे बुद्धिज्म के बारे में, कैसे इसका ये हुआ, सब कुछ देखेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे भैया जैनिज्म को आपने बुद्धिज्म पहले क्यों रखा है, क्योंकि जैनिज्म पहले आया था, बुद्धिज्म बाद में आया था, ठीक है। जैनिज्म जो है वो ज्यादा पुराना है बुद्धिज्म के कंपेयर में। फिर क्या होता है, इसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि फिर इंडिया के ऊपर अटैक होता है, पर्सियन लोग अटैक करते हैं, वो देखेंगे उसके बारे में क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसने अटैक किया, क्या अटैक किया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या उसका रिजल्ट क्या हुआ इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट ये हुआ कि पहले जो लैंड बाउंड्री नहीं मिलता था यूरोप के साथ, पहले जो ट्रेड होता था हमारा, ठीक है, इसको यहाँ समझो ऐसे। तो पहले मान लो कि जो ट्रेड होता था यहाँ पर ग्रीक लोग के साथ, ठीक है, तो मेनली क्या होता था, बाय सी होता था, ठीक है। अब लेकिन मान लो इन्होंने अटैक कर करके इंडिया के पास आ पहुंचे यहाँ पर, ठीक है। अब फायदा क्या हुआ, इन्होंने एक टाइप से इंडिया का लैंड बॉर्डर खोज लिया, मतलब लैंड से जाने का रास्ता खोज लिया। तो अब क्या हुआ, इनके बीच में ट्रेडिंग फैसिलिटी और इंप्रूव हुआ, ठीक है, इनके बीच में ट्रेडिंग अच्छा हो गया, इकोनॉमिक रिलेशन मजबूत हो गया। तो इससे क्या हुआ, मिक्सर ऑफ कल्चर स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये एक फायदा हुआ, और डिटेल में देखेंगे क्लास के अंदर। फिर अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है, उससे क्या फायदा होता है, फिर मौर्य एम्पायर बनता है, ठीक है। तो जब मौर्य एम्पायर टूट जाता है तो उसके बाद क्या होता है, साउथ इंडिया के अंदर उसी का रिमेनिंग से सतवानास बनता है, वो हम देखेंगे। फिर ये हो गया, ठीक। फिर संगम ये देखेंगे। फिर पोस्ट मौर्य पीरियड का क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो मेनली फोकस हम लोग को राजा उसके नाम पे उसका क्रोनोलॉजी पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। उतना डेट्स का भी झमेला यहाँ नहीं पालना है हम लोग, ठीक। जैसे मान लिया जाए कि कोई काम, अगर मान लो कि कोई मान लो कि स्ट्रक्चर है, ठीक है, या फिर कोई काम हुआ, ठीक, मान लो कि 478 में हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है कि आप इसको रिप्लेस करके क्या लिख दो, यूपीएससी को एग्जैक्ट डेट नहीं चाहिए, आप इसका जुगाड़ क्या फिट कर सकते हो, आपको एग्जैक्टली डेट याद नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। आप 5th सेंचुरी लिख के काम चला सकते हो। 5th सेंचुरी का मतलब यही होता है ना कि भैया 401 से लेकर 544 मतलब 500 तक, क्लियर है एक चीज। तो मतलब डेट्स पे फोकस नहीं करना है, उसके बदले में आप क्या जुगाड़ फिट कर सकते हो, ये वाला कि हमने 5th सेंचुरी लिख दिया वहाँ पे इसके बदले में। ये चीज क्लियर है। और अगर मतलब और अगर ज्यादा मतलब है, ठीक ना, तो लेट 5th सेंचुरी लिख सकते हो, इन द लेट 50th सेंचुरी, या सेकंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी, क्लियर है। मतलब क्या उस पर्टिकुलर एग्जैक्ट डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, खाली क्रोनोलॉजी होना चाहिए, ठीक ना। अगर यूपीएससी का पेपर देखा होगा प्री का भी या मेंस का भी, तो एक भी क्वेश्चन डेट के ऊपर नहीं होता है, वो लोग जो पूछता है क्वेश्चन क्रोनोलॉजी वाइज पूछता है, ठीक है। ये कब हुआ, ये बाद में हुआ, ये पहले हुआ, कौन सा हुआ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करो, ठीक है। तो एक रफ आइडिया होना चाहिए, एग्जैक्ट आइडिया ना भी हो तो काम चलेगा, क्लियर। ये सब स्टेट पीएससी में पूछ लेता है कि एग्जैक्ट डेट बताओ, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे चिंटू पिंटू छोटे मोटे किंगडम बनते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में नहीं देखेंगे हम लोग। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम हमारा बनता है कुशानास, ठीक है। इसके बारे में इसलिए देखेंगे बिकॉज जो भी हम लोग देखते हैं ना, गांधारा आर्ट हो गया, ठीक है, मथुरा आर्ट हो गया, उसको इसने प्रमोट किया था, इसके टाइम में बहुत ज्यादा वो फैला था। और इंडिया में सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन इश्यू हुआ था इन्होंने किया था, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर गुप्तास के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर वर्धना डायनेस्टी, इसमें हर्षवर्धना आता है, वो हम देखेंगे, ठीक। फिर बंगाल के अंदर देखेंगे क्या ये पाला रूलर आया था वो। फिर राष्ट्रकूटता प्रतिहारास, जो हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है ना, त्रिपाठी स्ट्रगल, आया कुछ नहीं याद आया, ठीक है, जो भी हो। तो इन तीनों के बीच में ही होता है, तो इसलिए इन तीनों को पढ़ेंगे बिकॉज हमारा 9th से लेकर 11, हाँ, 9th और 10th सेंचुरी के आसपास क्या होता है ना, इन तीनों के बीच में नॉर्थ इंडिया का पूरा पॉलिटिक्स घूमते रहता है, ठीक है। कभी ये इसको हराएगा, कभी वो इसको हराएगा, तो हम लोग देखेंगे, सबका काम देखेंगे।
फिर देखिए क्या साउथ इंडिया के अंदर जो कल्चर डेवलपमेंट होता है वो इसी के अंदर हमारा आर्ट एंड कल्चर का टेम्पल वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर द्रविड़ा वो देखेंगे क्या द्रविड़ा टेम्पल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या बादामी का देख लेंगे हम लोग वहाँ पे, पल्लवास का क्या साउथ इंडिया के अंदर जो भी टेम्पल बिल्डिंग स्टार्ट होता है ना, वो इन्हीं टाइम में स्टार्ट होता है, ठीक है। जो टेम्पल बिल्डिंग स्टार्ट होता है या द्रविड़ा जो बोलते हैं द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग पल्लवा के टाइम में स्टार्ट होता है, ठीक है। चोला का देखेंगे, चोला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है, इन्होंने डिसेंट्रलाइज किया या फिर जो विलेज वगैरह होता है उसको बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दिया था, ठीक है, अपने हिसाब से काम करने का, तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में। फिर पांड्यास के बारे में देखेंगे, तो इनका तीनों का स्ट्रगल चलते रहता था, ये तीनों, ठीक है, आसपास तो क्लियर। तो इसके बाद हम लोग आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे एग्जाम्पल अजंता हो गया, एलोरा हो गया, मालापुरम हो गया, और भी बहुत सारा है, तो वो हम लोग देख लेंगे। आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे भक्ति मूवमेंट, ठीक है, क्लियर। ये रहा मेरा क्या एंशिएंट इंडिया का एक टाइप से सिलेबस। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे मेडिएवल। अब बताओ एंशिएंट के अंदर कुछ पूछना है, कुछ डाउट। आर्ट एंड कल्चर यहीं पे मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मेडिवल के अंदर क्या क्या देखेंगे हम लोग, फिर देखेंगे क्या कि जब ये 10th सेंचुरी के आसपास क्या होता है, फिर 9th 10th सेंचुरी के आसपास ये जो अरब्स लोग होते हैं, टर्क लोग होते हैं, वो इंडिया पे अटैक करते हैं, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर मोहम्मद घोरी आता है, मोहम्मद गजनी आता है, ठीक है, तो मिल में क्या कंट्रीब्यूशन किया था वो। अब देखो, अब क्या होता है, मोहम्मद घोरी मोहम्मद गजनी जो अटैक किया था ना, अगर मान लिया जाए तुमने क्वेश्चन नहीं देखा है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तो पढ़ते टाइम क्या फोकस करोगे कि वो आया था, उसने यहाँ पे अटैक किया था, फिर उसने ये किया वो किया ये किया, लेकिन क्वेश्चन वो आता ही नहीं है, ठीक ना, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है किसी हिसाब से, क्यों, तो क्या होता है जो क्वेश्चन आता है ना वो ये आता है कि मोहम्मद गजनी के साथ एक आया था बंदा, कौन, अल बरौनी, ठीक है ना, तो एक टाइप से बोल सकते स्कॉलर जो आया था गजनी के साथ अल बरौनी आया था, ठीक है, तो उसने फिर जो इंडिया के ऊपर किताबुल हिंद एक किताब लिखा था जिसके बारे में इंडिया का बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया था, ठीक है, तो मेनली जो क्वेश्चन आता है उससे आता है, ठीक है, उसे काम से रिलेटेड, ठीक, तो फिर यहाँ पे फोकस हम लोग को नाम पे नहीं करना है, काम पे करना है, ठीक है। फिर इंडिया के अंदर क्या होता है, बहुत सारा राजपूत इंपायर होता है, ठीक है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट होता है चौहान इंपायर, ठीक, तो वो हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा, लेकिन उनका इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, खाली काम देख लेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग देखेंगे क्या दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोडी डायनेस्टी, क्लियर। उसके बाद आता है मुगल डायनेस्टी, ठीक है, फिर शेरशाह सूरी का डायनेस्टी, फिर मराठा एम्पायर, फिर डिक्लाइन ऑफ मुगल देखेंगे, यहाँ पे एक छूट गया हमारा विजयनगर, नगर और ब्राह्मणी किंगडम, है। तो मेनली क्या हुआ, अब देखो, अब क्या विजयनगर किंगडम जब देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग फोकस उसके राजा पे नहीं करेंगे मेनली, ठीक है, यहाँ पे क्या देखेंगे इसके काम के ऊपर, काम के अंदर क्या होता है आर्ट एंड कल्चर का जो इसने काम किया होगा वो भी आएगा यहाँ पर, ठीक है, लोटस महल आएगा, फिर इसने जो काम किया था, ठीक है, हम्पी वाला वो आएगा यहाँ पर, ठीक। ब्राह्मणी किंगडम का भी जो देखेंगे तो वही देखेंगे हम लोग, मुगल डायनेस्टी जब देखेंगे तो वही देखेंगे उन्होंने क्या काम किया, क्या क्या मॉन्यूमेंट्स बनवाया था, क्या क्या पेंटिंग में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये रहा हमारा कि आर्ट एंड कल्चर कोई अलग से टॉपिक नहीं है हमारा, ठीक है, वो अलग से सब्जेक्ट नहीं है हमारा, वो क्या है कि एंशिएंट और मेडिवल के अंदर ही छुपा वाला है, ठीक है, क्लियर है। अब बताओ एंशिएंट और मेडिवल के अंदर कुछ पूछना है। हेलो, हेलो, ठीक है चलो। उसके बाद है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न आएगा बाद में, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एज ऑफ इनलाइटमेंट, मतलब क्या कि 14th सेंचुरी तक क्या था कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज थे ना वो इंडिया से भी ज्यादा बहुत ज्यादा बैकवर्ड था, ठीक है, बहुत ज्यादा बैकवर्ड था यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन उसके बाद क्या होता है उनके यहाँ साइंटिफिक टेम्पर डेवलप्ड होता है, फिर इंडस्ट्रियल मतलब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आता है उनके अंदर, ठीक है, तो उसी को कहते हैं एज ऑफ इनलाइटमेंट। जब बोलो क्या होता है कि जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होता है उससे रिलेटेड, उससे निकल कर साइंटिफिक या फिर रैशनलिटी की तरफ लोग जाते हैं, ठीक है, क्लियर है, साइंटिफिक टेम्पर या थिंकिंग उसकी तरफ लोग जाते हैं। तो क्या क्या इंसिडेंट होता है, किन किन इंपॉर्टेंट लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया था उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है हमारा इथिक्स के अंदर भी काम आएगा, क्लियर है। तो मतलब कैसे कैसे यूरोपियन सोसाइटी कैसे ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी से लेकर निकल कर, ठीक है, जो क्या कहते हैं उसको पिछड़ा जो थिंकिंग होता है उससे रिलेटेड कैसे मॉडर्निटी की तरफ बढ़ा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक। उसके बाद क्या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे कि उसका क्या इफेक्ट हुआ, हमारा सेम चीज यहाँ पर हुआ क्या, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ उसका क्या, उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या पड़ा, सोशल इंपैक्ट क्या पड़ा, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ा, वुमेन्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा, फैमिली पे क्या इंपैक्ट पड़ा, सब देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो एक कॉमन एग्जाम्पल ये बताता हूँ कि जो फैमिली स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग न्यूक्लियर फैमिली वाला, ठीक है, कि सिटी के अंदर क्या होता है, पहले क्या होता है जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर होता है हमारा न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर का जो निकल के आया ना सिंबल, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से निकल के आया, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि जो ये रहा मान लो कि सिटी है, ठीक है,
ये रहा गाँव का एरिया, विलेज, ठीक। तो पहले क्या होता है, सिटी के लोग क्या होता है, गाँव में आते थे, ठीक है, अपना सामान गाँव से खरीदते। देखो अब सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे ज्योग्राफी का समझना पड़ेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री समझने के लिए भी थोड़ा ज्योग्राफी समझना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यूरोपियन कंट्री जो होता है ना, वो कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि वहाँ साल भर, जैसे इंडिया में क्या होता है साल भर एग्रीकल्चर आप कर सकते हो, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर क्या होता है, साल भर एग्रीकल्चर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ठंडा जगह है, ठीक है। तो जब गर्मी का मौसम वहाँ होता है ना, तभी वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, हार्डली 4-5 महीने, ठीक है, क्लियर। तो बाकी का जो 6-7 महीना होता है ना, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं बाकी के 7-8 महीने में, कि जो उनके पास एनिमल्स होता है, उनका जो ऊल वगैरह होता है ना, वो निकाल के फिर उससे कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो जो कपड़ा बनाते थे, क्या होता था, सिटी से लोग आते थे, उससे खरीदते थे और फिर जाके बेचते थे, ठीक। तो मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग का काम कहाँ पे हो रहा था, विलेज के अंदर होता है, गाँव के अंदर होता है मैन्युफैक्चरिंग का काम, क्लियर है। ये क्लियर हुआ ना कि मैन्युफैक्चरिंग का काम कहाँ पे हो रहा था, विलेज के अंदर हो रहा था मेरा, ठीक है। लेकिन जब थोड़ा बड़ा इंडस्ट्री होना स्टार्ट हो गया, तो अब क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन का काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, सिटी में हो रहा है। तो नेचुरल सी बात है, अगर मैन्युफैक्चरिंग अब सिटी में हो रहा है, तो गाँव में वो लेने क्यों जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनके पास जो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था वो खत्म हो गया, ठीक है। ना कि बिहार यूपी से जाते हैं मुंबई में, तो अब जाते हैं तो वो क्या करेंगे, अच्छा जॉब मिलेगा तो नहीं जल्दी, तो क्या करेंगे, झुग्गी झोपड़ी बना के रहेंगे, ठीक है। तो सेम सिचुएशन वहां पर भी हुआ क्या, कि जब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो विलेज का जो लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट हुआ वहां पे, तो क्या हुआ, लोग माइग्रेट करके सिटी में गए, ठीक। अब सिटी में जाने के बाद क्या हुआ, वहां पे फिर झुग्गी झोपड़ी बनाया गया, ठीक है। झुग्गी झोपड़ी बना के लोग रहना स्टार्ट किया वहां पे, ठीक है। तब होगा क्या कि जब झुग्गी झोपड़ी बनेगा वहां पे, तो सिचुएशन जो रहने का होगा, कंडीशन जो होगा, वो बहुत ही ज्यादा पुअर होगा, ठीक ना। ना हाइजीन होगा, ना तो मतलब बहुत ज्यादा डेंस होगा, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। ना पीने का पानी का, ना सैनिटेशन का वो, तो उस चक्कर में क्या वहां पे बहुत ज्यादा प्लेग फैला, ठीक है। तो वो उससे उससे कारण भी प्रॉब्लम हुआ, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि अब स्टार्टिंग में क्या आता है कि अब देखो, अब यहाँ पे लेबर सप्लाई बहुत ज्यादा है, काम कम है, तो नेचुरल सा बात है क्या, कि किसी चीज का अगर डिमांड ज्यादा होता है, ठीक है, उसका वैल्यू कम हो मतलब किसी चीज का अगर सप्लाई ज्यादा है तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि जॉब सिर्फ 10 है, ठीक है, लेकिन करने वाला 1000 लोग है, तो नॉर्मल सा बात है क्या, किसको पता है कि अगर मैं कम सैलरी भी दूंगा तो लोग करेगा, ये नहीं करेगा दूसरा करेगा, क्लियर बात है। तो क्या हुआ वहां पर भी, क्या सैलरी स्टार्टिंग बहुत लो था, ठीक है। अब सिंपल सा बात है कि इतना लो सैलरी में घर चल नहीं सकता है, तो क्या हुआ कि दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों शिफ्ट काम करना स्टार्ट करने लगा, ठीक है। पहले साथ में रहता था, साथ में फैमिली मिलके प्रोडक्शन करता था, लेकिन अब क्या है कि हस्बैंड वाइफ को अलग अलग काम करना पड़ा, अलग अलग शिफ्ट के अंदर। इससे कारण क्या हुआ कि फैमिली के अंदर जो इमोशनल अटैचमेंट था वो सब था, ठीक है। तो वो सब ब्रेक डाउन में स्टार्ट हुआ, फैमिली ब्रेक डाउन में स्टार्ट हुआ, तो इसके कारण फिर यूरोपियन के अंदर जो आज हम लोग कल्चर देखते हैं ना, कि क्या कि ए ने बी से शादी किया, ठीक है, फिर बी दूसरे से कर ले रहा है, ए फिर तीसरे से कर ले रहा है, ठीक, वो उससे कर ले रहा है, ये इससे कर ले रहा है, तो वहाँ का सोसाइटी के अंदर क्या है, बहुत नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अचानक से वो चीज नॉर्मलाइज हो गया है, ठीक है। तो उसका कहीं ना कहीं रूट क्या है, हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है। क्लियर ये चीज। हेलो। हाँ, तो और डिटेल में हम लोग जब करेंगे तो देखेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, कैसे उसने सोसाइटी को चेंज किया। तो ये जो चीज है ना, ये जिस जिस कंट्री जो कंट्री इंडस्ट्रियल डेवलप होगा ना, उन सारे कंट्री के अंदर यही चीज हमारा देखने को मिलेगा। इवन इंडिया के अंदर भी जब देखो आज के टाइम में, ठीक ना, सिटी के अंदर में देख लिया जाए, जो बहुत डेवलप सिटी, वहां पर भी क्या होता है, लिव इन बहुत कॉमन है, ठीक है, ये चीज कॉमन है, ये आफ्टर डाइवोर्स, ये मैं सिंगल वुमेन, ये सब बहुत कॉमन चीज है। तो ये GS1 के अंदर पूछा भी जाता है क्या, कि साइड इफेक्ट या फिर डिसएडवांटेज या फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और वुमेन या फैमिली, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। पार्ट भी ग्लोबलाइजेशन हमारा पार्ट है वो, ठीक है। तो फिर उसका देखेंगे क्या, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। अमेरिकन सिविल वॉर देखेंगे, एवेंजर वाला नहीं है, ठीक ना, ये एवेंजर वाला नहीं है, ये दूसरा वाला है, ये रियल वाला सिविल वॉर है। फिर चाइनीज रिवॉल्यूशन देखेंगे, फिर अफ्रीका का थर्मोरा देख लेंगे डिटेल में। फिर क्या होता है कि जब नेपोलियन का सुना होगा नाम, ठीक है, तो नेपोलियन को जब यूरोपियन लोग हरा देता है, यूरोपियन के सारे कंट्री मिलके, ठीक है, नेपोलियन क्या था, फ्रांस का था, ठीक है। तो मिली क्या होता है, उसके ऊपर ये था कि भैया मेरे को पूरा यूरोप में अपना मतलब फ्रांस का रूल स्टैब्लिश करना है, ठीक। तो वो क्या था, सब पे अटैक करता था, ठीक ना, सब पे अटैक। क्या हुआ, यूरोपियन के जितने सारे कंट्री थे ना, तो सबने मिलकर क्या बोला कि भैया इसको हराना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक। तो सबने एक ग्रुपिंग बनाया, ग्रुपिंग बना के नेपोलियन को हरा दिया, ठीक है। अब ग्रुपिंग बनाया तो क्या हुआ, ग्रुपिंग बनाने के बाद जब नेपोलियन हार गया, तो क्या हुआ कि जब जीता जो लोग, ठीक है, तो उन लोगों अब आगे क्या करना है, नहीं करना है, तो उसको लेकर उन्होंने एक मीटिंग किया था, ठीक है। तो उसी मीटिंग को हम लोग क्या करते हैं, कांग्रेस सिस्टम। तो उस मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि भैया हम लोग को आगे ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। तो वही होता है ये चीज, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है, जो आज हम लोग देखते हैं कि इतने सारे स्टेट्स है यूरोप के अंदर, नेशनलिज्म का हवा या फिर जो होता है, वो देखेंगे हम लोग कैसे यूरोप के अंदर प्रमोट हुआ, ठीक है। फिर उसका हम लोग क्या, वर्ल्ड वार,
नेशनलिज्म जब देखेंगे यहाँ पे तो हम लोग देखेंगे क्या, जब जर्मनी था ठीक है, वो पहले क्या था, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड था ठीक है, तो मोर देन 300 पार्ट्स में डिवाइड था जर्मनी ठीक। तो जब क्या ऐसा क्या चीज हुआ जो जर्मनी बाद में एक सिंगल कंट्री बना, जो इटली था वो भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड था, तो बाद में क्या होता है कि इटली सब मिला के एक कंट्री बनता है ठीक है। तो कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग, कि कैसे 300 छोटा छोटा स्टेट्स का जो होता है वो मिलकर एक कंट्री बनता है। फिर वर्ल्ड वार देखेंगे हम लोग ठीक। तो वर्ल्ड वार एंड होता है मेरा क्या, ट्रीटी ऑफ वर्सलाइल से, वो हम लोग समझेंगे ठीक है। एक क्वेश्चन भी आया था क्या, कि ट्रीटी ऑफ वर्सलाइल जो था उसने कहीं ना कहीं एक बीज रोप दिया, कि इसी ने इंश्योर कर दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वार मेरा होगा। तो जो भी था बाद में देखेंगे। फिर देखेंगे क्या कि जो अब क्या, वर्ल्ड वार लड़ लिया सबने, लड़ने के बाद क्या होता है कि सबके अंदर ये आता है कि भैया बहुत लड़ाई हो गया, अब शांति रहते हैं ठीक है, मिलजुल के बातचीत करते हैं ठीक। तो उसके बाद सब लोगों ने एक ग्रुप बनाया ठीक है, कि भैया अब लड़ाई नहीं करेंगे, मिलजुल के बातचीत करेंगे। लेकिन ये ग्रुप बाद में फेल हो जाता है ठीक है। इटली के अंदर और जर्मनी के अंदर क्या होता है, डिक्टेटरशिप आता है, हिटलर का राइज होता है ठीक, वो देखेंगे यहाँ पे। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार होता है ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया तो सबको अकल आ गया कि भैया लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा है नहीं, एक काम करते हैं, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कि शांति से झगड़ा को सुलझा दे और हम लोग को आपस में ना लड़ना पड़े। तो फिर यूएनओ बनता है मेरा ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। उसका फिर कोल्ड वॉर का एरिया चलता है ठीक। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, यूएसएसआर जो होता है उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। उसके बाद वर्ल्ड में इकलौता सुपर पावर बचता है यूएसए। कोल्ड वॉर जो होता है मेनली यूएसए और यूएसएसआर के बीच में होता है। तो बाद में यूएसएसआर जो होता है वो बहुत सारे कंट्री से अलग हो जाते हैं, तो वो टूट जाता है। तो उसके बाद फिर वर्ल्ड में एक ही सुप्रीम पावर बचता है, यूएसए। क्लियर है वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस? चलो, एक क्वेश्चन आया था मेंस के अंदर क्या, कि अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ल्ड वॉर टू के लिए ठीक। अब देखो बुक क्या होता है ना, बुक में जो लिखा है वो भी सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज क्या आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन ठीक है। जैसे क्या था कि आप बुक अगर पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा, जितना भी आप बुक पढ़ा होगा अगर हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो उससे क्या लगता है कि हिटलर जो था वही रिस्पॉन्सिबल था कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर टू के लिए। अगर उसने अटैक नहीं किया होता आसपास के कंट्री पे तो वर्ल्ड वॉर टू नहीं होता ठीक है। लेकिन एक ईयर क्वेश्चन यूपीएससी में आया था क्या, हिटलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर टू ठीक है। तो क्या हिटलर रिस्पॉन्सिबल था वर्ल्ड वॉर टू के लिए? तो अब क्या है ना कि आप वैसे सिचुएशन में आप कहीं भी मतलब एक सिंपल लाइन आंसर बोल सकते हो, यस इट वाज ही वाज रिस्पॉन्सिबल। ऐसा नहीं होता है ठीक ना। आपको कभी भी मतलब हमेशा आंसर लिखते टाइम एक मिडिल मतलब कंफ्यूजन निकालना पड़ेगा ठीक, ना तो इधर ना तो इधर, ना तो ज्यादा एक्सट्रीम ना तो ज्यादा वो ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा क्या और सब कंट्रीज ने भी क्या किया था नहीं किया, जैसे कारण उनके बीच में आर्म्स रेस बढ़ा ठीक है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा ठीक ना। तो ये सब चीज हमको देखना पड़ेगा, इससे कारण की उनका नीड बढ़ा, रिसोर्सेज चाहिए था उनको और ज्यादा, ये सब हमको देखेंगे। इकलौता सब मतलब उसके ऊपर सिर्फ नहीं फोड़ेंगे ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन आता है उसका आप एग्री करो, जो भी था आपको फैक्ट्स देना पड़ेगा वहाँ पर ठीक है। क्लियर है? वो तभी आ पाएगा जब आप चीजों को समझोगे अलग अलग तरीके से, और किसी भी बुक में नहीं आएगा, वो खुद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ सब कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? कुछ पूछना है क्या? हेलो? हेलो? ठीक है चलो फिर। अब हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री देख लिया, अब देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ठीक है। तो जो चारों ब्रिटिश जो यूरोपियन कंट्रीज होते हैं ना, पुर्तगीज डच ठीक है, फिर फ्रेंच, फिर यूरो इंग्लैंड वाले ठीक है, क्रोनोलॉजी बाद में ठीक कर लेंगे। तो मेरे लिए ये चार कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है करने के लिए ठीक ना। तो लेकिन कोई हर कोई क्या चाहता है, भैया मेरा अकेला रूल हो ठीक ना, मिर्जापुर हमको चाहिए ठीक। तो उन चारों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कौन राज करेगा मिर्जापुर के ऊपर ठीक है। तो झगड़ा होने के बाद फाइनली ब्रिटिश जो होता है वो जीत के आता है, बोलता है हमें हमें यहाँ अल्टीमेटली क्या होता है, फिर ब्रिटिश रूल का मतलब इकलौता ट्रेडिंग कंपनी बनता है ब्रिटिश इंडिया के अंदर। और वो कैसे इंडिया के अलग अलग जो स्टेट्स होता है उसके अंदर कैसे अपने रूल को स्टैब्लिश करता है वो देखेंगे हम लोग ठीक है। वो बंगाल पे अपना रूल स्टैब्लिश करता है, कैसे मैसूर पे रूल स्टैब्लिश करता है ब्रिटिश, कैसे मराठा को जीतता है ठीक है, कैसे आसाम बर्मा रीजन को अपने अंदर में लाता है, कैसे पंजाब को अपने अंदर में लाता है ठीक है। ये सब देखने लोग फिर देखेंगे क्या कि ब्रिटिश को इंडिया में किस किस से स्ट्रगल करना पड़ा था रूल स्टैब्लिश करने के लिए। तो मराठा ठीक है, मराठास के अंदर हुआ था, महाराष्ट्र बंगाल में अवध में कैसे उसने रूल स्टैब्लिश किया, उसके बाद बर्मा के साथ उसने कैसे अपना डिस्प्यूट सेटलमेंट किया, अफगानिस्तान के साथ कैसे किया, वो सब देखेंगे। ब्रिटिश ने मेनली अपना रूल स्टैब्लिश करने के लिए तीन टाइप का टूल यूज किया ठीक है। एक क्या था, सब्सिडी अलायंस, डिटेल में बाद में देखेंगे हम लोग। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कोलैप्स यूज किया था ठीक है। फिर इसका ये सब चीज होता था, क्या होता है उन्होंने इंडिया के अंदर क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लाया था वो हम लोग देखेंगे ठीक है। ये सब देखेंगे हम लोग ठीक है, ये गवर्नर जनरल ने ये काम किया वो काम किया, वो सब देख लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद
अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि इसके लिए थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का भी तो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या कि जब नेपोलियन जब यूरोप के अंदर वो कर रहा था, ठीक है, तो उस समय ब्रिटिश जो रूल था इंडिया के अंदर, जो किसने सेव किया था, ठीक है, वो क्वेश्चन है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या कि देखो यहाँ पे ईयर नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन एक रफ आइडिया होगा तो पता होगा क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको क्या पता होगा, अरे 1815 के आसपास, ठीक है, वो उसने अटैक किया था, या फिर फ्रांस के अंदर नेपोलियन का वो चल रहा था, ठीक है, क्लियर। तो उस हिसाब से आप क्या होगा कि आपको याद करो क्या कि अरे 1814 के आसपास इंडिया में किसका राज था, ठीक है। वेस्ली होगा नहीं, क्योंकि वेस्ली तो 1799 के पास में था, कॉर्नवालिस तो 1793 में चला गया था। दो ऑप्शन आपका ऐसे कट जाएगा, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक, ये बाद में आया था, ये होगा, क्लियर है। तो जो भी है, तो जरूरी नहीं कि मतलब वो क्वेश्चन सिर्फ आपको, जैसे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया इंडिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है, लेकिन इसका आंसर देने के लिए थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। तो यूपीएससी किसी के भी नाम पे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, उसका क्या था, ब्रिटिश रूल ने इंडिया, तो ये तो हम देखो, ये चैप्टर तो हमने क्लास 11 इकोनॉमिक्स में कंप्लीट किया थोड़ा, ठीक है, कि इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ हमारा ब्रिटिश रूल का इंडिया के ऊपर, ठीक। तो फार्मर्स पे क्या हुआ, मनी लैंडर्स पे क्या हुआ, किसानों पे क्या हुआ, ठीक है, वो सब देखेंगे यहाँ पर हर ग्रुप के ऊपर। वुमेन पे क्या हुआ, ठीक है, इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ा, जमींदारी मतलब लैंडेड क्लास पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा इंडिया के अंदर था, इंडस्ट्रीज पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक। इस सब देखेंगे यहाँ पे। अब देखो अब क्या होता है, इतना सारा ब्रिटिश रूल इंडिया में कुछ कर रहा है, इतना सारा लोगों का हालत खराब हो रहा है, तो इंडिया वाले कुछ ना कुछ करेंगे ना, ठीक है। तो ये चीज था कि इंडिया के अंदर क्या क्या, मतलब क्या क्या चेंजेस आया ब्रिटिश रूल पॉलिसी का, सोशल चेंज आया, इकोनॉमिक चेंज आया, पॉलिटिकल चेंज आया, ठीक है। तो इसी कारण लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हुआ, उनको लगा कि नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन मेरा यही है, तो इसी को ठीक कर। मेनली सिविलियन रिवॉल्ट हुआ बहुत सारा, किसानों का आंदोलन हुआ, ठीक है ना। फिर जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनका आंदोलन हुआ। जो मैं 1857 का रिवॉल्ट था उसका कारण क्या था मेरा, ठीक है। तो ये चीज का कारण कि सिपाही सिपाही लोग का ग्रीवेंसेस था, ठीक है। फिर हमारा जो नेटिव रूलर्स था उनका राज चला गया तो उनका प्रॉब्लम था। फिर सोशल प्रॉब्लम क्या क्या था, ठीक है। ब्रिटिश लोग जो लॉ बना रहे थे उसके कारण सोसाइटी के सती सिस्टम को बंद कर दिया उन्होंने, जिसके कारण की सोसाइटी के लोगों को लग रहा था कि धर्म खतरे में मेरा, ठीक है। ये सब चीज इकोनॉमिक रीजन था मेरा, सिपाही का अपना अलग रीजन था, तो ये सारा रीजन था हमारा 1857 के रिवॉल्ट के पीछे। वो देखेंगे डिटेल में, ये रिवॉल्ट फेल क्यों हो गया, फेल क्यों हो गया, क्योंकि सबका अपना अपना था, ठीक ना। सबका पीछे कॉर्पोरेट कॉपरेशन नहीं था, उनके पीछे अपना सबका सेल्फ मोटिव था, ठीक है। उसका उतना ज्यादा मतलब कमांडिंग फोर्स नहीं था उसका, ठीक है, डिसिप्लिन फोर्स नहीं था इतना ब्रिटिश का था, तो सब देखेंगे डिटेल बात में। कोई कॉमन आइडियोलॉजी नहीं था सबका, कोई प्लानिंग नहीं था, लीडरशिप स्किल्स बहुत कम था। फिर 1857 का रिवॉल्ट के बाद क्या क्या चेंजेस आया, पॉलिटिकल क्या चेंज आया, इकोनॉमिक क्या चेंज आया, सोशल इकोनॉमिक क्या चेंज आया, ठीक है, वो सब देखेंगे यहाँ पर। फिर ब्रिटिश रूल के अंदर क्या होता है, क्या क्या मूवमेंट्स हुआ, ठीक है, क्या क्या मतलब सोशल रिलीजियस, क्या क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या सोशल रिलीजियस मूवमेंट एक टाइप से पॉलिसी पास किया, एग्जाम्पल सती को बैंड किया उन्होंने, ठीक है, चाइल्ड मैरिज को बैंड किया, कास्ट सिस्टम के लिए उन्होंने किया, ठीक है, ये सब चीज। वुमेन फैंटिसाइड्स को उन्होंने बैन करवाया, ह्यूमन सेक्रीफाइस को बैन करवाया, जो इंसान को बलि होता था, स्लेवरी को बंद करवाया उन्होंने, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मेशन होते हैं और अल्टीमेटली वो सब बड़े बन के कांग्रेस का फाउंडेशन होता है, ठीक, जो आगे चल के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर बंगाल का पार्टीशन हो गया मेरा, ठीक है। फिर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होता है कंट्री के अंदर, वो देखेंगे हम लोग। फिर होम रूल मूवमेंट आ जाता है 1918 के आसपास। फिर लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में। ये तो क्वेश्चन से कितना कितना आया। फिर गांधी नहीं आता है, गांधी जी आते हैं तो नॉन कॉपरेशन होता है, सिविल डिसोबिडियंट होता है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, उसमें इंपॉर्टेंट हमारा ये टेक्नोलॉजी है। तो मैं फास्ट में कर रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम ऑलरेडी हो चुका है अभी, ठीक। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर क्या क्या एक्ट पास किया, तो वो बीच में देखना पड़ेगा, तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये सब कुछ होने के बाद क्या होता है, ये ट्रायंगल गेम चलते रहता है, ठीक। 1940 के आसपास आके ट्रायंगल गेम चलते रहता है, क्या इंडिया को डिवाइड होगा, ठीक ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये कोशिश करता है कि मतलब किस तरह इंडिया एक रह जाए, ठीक है। ये कोशिश करता है नहीं भैया हम तो लेकर रहेंगे, जिद पाल लिया हमने, तो ठीक है भाई, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अल्टीमेटली पार्टीशन होता है इंडिया का। तो क्यों होता है, क्या सिचुएशन होता है, ठीक है, सब चीज़ हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब क्या है ना कि जब मैंने लास्ट ईयर करवाया था, पढ़ाना स्टार्ट किया था लॉकडाउन के टाइम में, तो मैंने क्या था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका ये कहना था, इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं बस बता देते हैं कि अरे ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, उनका क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा था, ठीक। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। तो उसके बहुत सारे बच्चों ने, जब उस टाइम मैं ऐसे ही क्लास करवा रहा था, वो ओपन फॉर ऑल था उस टाइप का, तो उससे फायदा हुआ। तो वही बात होता है कि इंस्टीट्यूट में जाने के बाद बच्चों का ये कंडीशन होता है कि बस
बर्बाद, हटाओ ये सब चीज़, ठीक है। तो मिल गया था, ठीक है, हमारे क्लासेस का, ठीक। और इसका जो बात है कोर्स फी का, तो वो मैं बता देता हूँ। लास्ट ईयर जितना था उतना ही मैंने रखा है, बस एक चीज़ इंक्लूड एक्स्ट्रा किया है मैंने।